गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोनाउन। उसी टॉपिक में हम आज आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, और हमने देखा था कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और उससे जुड़े हुए हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम देखेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे इसका नाम है, इसके नाम से विदित है, पोजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसका यूज अधिकार को बताने के लिए किया जाता है। अधिकार को बताने के लिए यह मेरी कार है, यह मेरा पेन है, यह मेरा बैग है। तो मेरी कार का मतलब उस कार पे मेरा अधिकार है। मेरा पेन का मतलब उस पेन पे मेरा अधिकार है। मेरा बैग का मतलब उस बैग पे मेरा अधिकार है। तो ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार का बोध कराता है उस प्रोनाउन को क्या बोला जाता है? पोजेसिव प्रोनाउन बोला जाता है। इसको नोट कीजिए। वे प्रोनाउन जिनका यूज अधिकार का बोध कराने के लिए किया जाता है पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन है? वे प्रोनाउन जिनका यूज अधिकार का बोध कराने के लिए किया जाता है। अभी कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या क्या है वो नोट कीजिए। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे माइन, जैसे यूअर्स, जैसे हर्स, जैसे देयर्स, जैसे आवर्स। ये सब क्या है? आपके पोजेसिव प्रोनाउन है। माइन, यूअर्स, हर्स, देयर्स, आवर्स, ये क्या है? आपके पोजेसिव प्रोनाउन है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं, सोच रहे होंगे सर ये यूअर और यूअर्स में क्या फर्क है, इस यूअर्स और इस यूअर में क्या फर्क है, इस हर्स और इस हर में क्या फर्क है? इसको अच्छे से समझ लो। यूअर्स पोजेसिव प्रोनाउन है और यूअर पोजेसिव एडजेक्टिव है। हर्स पोजेसिव प्रोनाउन है और हर पोजेसिव एडजेक्टिव है। देयर्स पोजेसिव प्रोनाउन है और देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है। आवर्स पोजेसिव प्रोनाउन है और आवर पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये बात समझ में आ गई? यूअर पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? यूअर्स। ऐसे ही हर पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? हर्स। यहां तक क्लियर हुआ? अब सवाल ये उठता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है और पेपर में इससे जुड़ा हुआ किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इसको नोट कर लो। चलिए, हो गया सभी का? चलिए आगे देखिए। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं जिनको इस पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में पता नहीं होता। जैसे देखिए, एक सेंटेंस है, दिस इज माई कार। आपने ये सेंटेंस पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और बहुत से बच्चे इस सेंटेंस को यूज भी करते होंगे। दिस इज माई कार। इस सेंटेंस की हिंदी क्या है? कि यह मेरी कार है। अब इस सेंटेंस में माई क्या है बेटा? अभी बताया था आपको, पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस सेंटेंस में यदि मुझे पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना है तो यह सेंटेंस किस तरह से बोला जाएगा या किस तरह से लिखा जाएगा? इस सेंटेंस में यदि मुझे पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना है तो इस सेंटेंस को मैं कैसे लिखूंगा? दिस कार इज
माइन। बात समझ में आ गई? जो सेंटेंस है दिस इज माई कार, जो इसका मीनिंग है सेम मीनिंग इस सेंटेंस का है। इस सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है और इस सेंटेंस में पॉजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है। बात सबको समझ में आ गई? बेटा दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन एक सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, उसके बाद नाउन यूज हुआ है, और एक सेंटेंस में पॉजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो इससे क्या बात समझ में आती है? इससे ये बात समझ में आती है बेटा कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है आपका, जो यहां पर आपको माइंड दिया है, इस माइंड का मतलब क्या हो गया? माई कार। पॉइंट क्लियर हुआ? इस माइंड का मीनिंग यहां पे क्या है? माई कार। तो पॉजेसिव प्रोनाउन एक्चुअली में किस तरह से यूज किया जाता है? जहां पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को यूज करते हैं, उसको रिप्लेस करके हम क्या यूज कर सकते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन को। जैसे देखो एक सेंटेंस है, दिस इज योर पेन। अब आप लोग बताइए बेटा इस सेंटेंस में पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे यूज होगा, या इस सेंटेंस को मुझे पॉजेसिव प्रोनाउन में पॉजेसिव प्रोनाउन का यदि मुझे इस सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा? वेरी गुड। पॉजेसिव प्रोनाउन में जब ये सेंटेंस यूज होगा तो कैसे होगा? दिस पेन इज योर्स। सभी को क्लियर हुआ? इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। ऊपर पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है और नीचे पॉजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे दिस इज आवर हाउस। दिस इज आवर हाउस। अब बताइए बेटा इस सेंटेंस में यदि पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना हो तो कैसे होगा? वेरी गुड। इस सेंटेंस में यदि पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना हो तो कैसे होगा? दिस हाउस इज आवर्स। उसको समझ में आ गया? पॉजेसिव प्रोनाउन यूज कैसे किया जाता है आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। जब क्रिकेट मैच खेला जाता है और कैच के लिए दो प्लेयर्स दौड़ते हैं, तो उनमें से एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बोलता है माइन माइन। तो वहां पर माइन का मीनिंग क्या है? इट इज माई कैच। यह कैच मेरी है, तुम कैच मत करो, इस कैच को मैं करूंगा। तो वो इस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में कैसे बोलता है? माइन माइन। माइन यानी ये मेरी कैच है। तो वहां पर माइन क्या है बेटा? पॉजेसिव प्रोनाउन है। वो प्लेयर पूरे सेंटेंस को एक पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करके बोलता है। पूरे सेंटेंस को ना बोलकर उसके स्थान पर सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज करता है। सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े? चलो अब देखो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसको नोट कर लो। वेरी गुड। चलो अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। दिस इज माई कार। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें आपको एक ब्लैंक दे दिया जाएगा। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। आपको ऑप्शन क्या दिए जाएंगे? एक है यूअर, दूसरा ऑप्शन है यूअर्स, तीसरा ऑप्शन है यूअर में अपोस्ट्रोफी एस और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब आप बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा बेटा? बी, यूअर्स। सेंटेंस क्या कह रहा है? दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। वेयर इज यूअर्स? यहां पे यूअर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? यूअर कार। मैंने जैसे आपको बताया था कि यदि मुझे पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया है और उसके साथ नाउन दिया है तो उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? पॉजेसिव प्रोनाउन से। मींस उसके स्थान पर मैं पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज कर दूंगा। सबको क्लियर हुआ? इस तरह से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बेटा यूअर नहीं हो सकता क्योंकि यूअर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। ये अपोस्ट्रोफियस वाला यूअर्स नहीं हो सकता क्योंकि अपोस्ट्रोफियस का मीनिंग क्या है? काके की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यूअर्स। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये। दिस इज योर बैग, वेयर इज डैश?
दिस इज योर बैग, वेयर इज डैश। देखिए सेंटेंस क्या कहेगा, यह तुम्हारा बैग है, वेयर इज डैश। अब आप बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी, वेयर इज माइन। माइन का मीनिंग यहां पे क्या होगा, वेयर इज माई बैग। जैसा आपको बताया था पोजेसिव प्रोनाउन किसको रिप्लेस करेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन जो आपको दिया है उसको। क्लियर हो गया सभी को। बेटा माइज हो नहीं सकता है, पोस्टोफियस वाले का मतलब नहीं। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सी, माइन। तो पोजेसिव प्रोनाउन सभी को क्लियर हुआ, कोई डाउट। वेरी गुड बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। चलिए अगले प्रोनाउन पे चलते हैं, मिटा दूं, ठीक है बेटा। चलिए अगला प्रोनाउन है बेटा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हिंदी में बोला जाता है इसको पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। अब बच्चे पूछ रहे हैं गुरुजी ये पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। बेटा आपने पारस्परिक शब्द तो सुना होगा, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखो बेटा मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। तो इनके बीच में जो संबंध है, इनका जो आपसी संबंध है उसको बोला जाएगा पारस्परिक संबंध। लेकिन यदि दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ, अब जो ए का बी के साथ संबंध है, बी का सी के साथ संबंध है, सी का डी के साथ संबंध है, डी का ई के साथ संबंध है और ई का एफ के साथ संबंध है। इतना ही नहीं, एफ का जो डी के साथ है, एफ का जो ए के साथ है, एफ का जो बी के साथ है, बी का जो एफ के साथ है, बी का जो डी के साथ है, इनका जो आपस में संबंध है सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं है, आपस में है। ए का बी के साथ नहीं, ए का एफ के साथ भी है। तो इस तरह का जो संबंध होता है उसे बोला जाता है पारस्परिक संबंध। दो व्यक्ति होंगे तो उनके बीच का संबंध पारस्परिक संबंध कहलाएगा। दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे और उनका संबंध इस तरह से है तो वो भी पारस्परिक संबंध कहलाएगा। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो पारस्परिक संबंधों का बोध कराते हैं। तो इसको नोट कर लो, वे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंधों का बोध कराते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। पारस्परिक संबंधों का बोध कराने वाले प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। और ये कौन से होते हैं बेटा, इसके एग्जांपल नोट करो। ये होते हैं आपके ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर, इसको नोट कर लो। फिर हम बेटा इसका क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से एग्जाम में रेसिप्रोकल प्रोनाउन से प्रश्न पूछा जाता है। हो गया, चलो अब देखो बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्वेश्चन कॉमन एडर की फॉर्म में पूछा जाता है। किस तरह से पूछा जाता है उसको समझते हैं। देखिए बेटा ये जो ईच अदर है, ईच अदर का यूज किया जाता है बेटा दो व्यक्तियों के बीच संबंध को बताने के लिए। बेटा यदि दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को बताना है तो मैं किस रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज करूंगा, ईच अदर को। और वन अनदर का यूज किया जाता है दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध को बताने के लिए।
तो बेटा यदि दो व्यक्तियों के बीच को संबंध बताना है तो किस रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज किया जाएगा? ईच अदर को। यदि दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच संबंध को बताना है तो किस प्रोनाउन को यूज किया जाएगा बेटा? वन अनदर को। जैसे देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, द टू बॉयज हेल्प वन अनदर on this matter. The two boys help one another on this matter. अब आपके एग्जाम में कॉमन एरर की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि पार्ट ए में एरर है तो आंसर ए होगा, बी में एरर है तो आंसर बी होगा, सी में एरर है तो आंसर सी होगा, और यदि किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आंसर क्या होगा? डी होगा। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसके चार पार्ट होते हैं, जिस पार्ट में एरर होती है वो आंसर होता है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप बताइए बेटा इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? वेरी गुड, बी वाले पार्ट में एरर है। और एरर क्या है बेटा कि यहां पर वन अनदर के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे? ईच अदर। क्यों यूज करेंगे ईच अदर? क्योंकि हमें यहां पे क्या दिया है? टू बॉयज दिया है। दो व्यक्तियों के बीच संबंध को बताने के लिए हम ईच अदर को यूज करते हैं, और बी वाले पार्ट में मुझे दिया है वन अनदर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ये सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा? द टू बॉयज हेल्प ईच अदर ऑन दिस मैटर। सबको समझ आया? चलो बेटा एक सेंटेंस और लेते हैं। मान लो ये सेंटेंस आपको इस तरह से दिया जाता, यहां पर टू की जगह मान लीजिए सेंटेंस ऐसे होता, द सिक्स बॉयज The six boys helped each other on this matter. अब आप बताइए बेटा किस पार्ट में एरर है? वेरी गुड, अब भी किस पार्ट में एरर है? बी वाले पार्ट में एरर है। और क्या एरर है बेटा? यहां पर ईच अदर के स्थान पे क्या यूज होगा? वन अनदर यूज होगा। क्यों होगा बेटा वन अनदर यूज? क्योंकि 6 लड़कों की बात हो रही है, 2 लड़कों की बात नहीं होगी। तो 2 से अधिक अगर मुझे व्यक्ति दिए हैं उनके बीच संबंध को बताने के लिए हम किस रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज करते हैं? वन अनदर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन सभी को क्लियर है? इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए वेरी गुड। अगला प्रोनाउन है बेटा हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन क्या है बेटा हमारा? इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब ये इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है इसको देखते हैं बेटा। बेटा इनडेफिनेट प्रोनाउन को बोला जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनडेफिनेट प्रोनाउन को क्या बोला जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब सर ये क्या होता है? देखिए बेटा अनिश्चय क्या होता है? जिसका निश्चय ना हो। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसके बारे में बताएगा? किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बताएगा या किसी अनिश्चित वस्तु के बारे में बताएगा। तो ऐसा प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या किसी अनिश्चित वस्तु के बारे में बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको नोट कीजिए। वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं।
तो वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं बेटा? देखो, ये होते हैं जैसे आपका वन, जैसे आपका एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, everyone, someone, everything, something, nothing। तो ये सब क्या होते हैं बेटा? आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें बोला जाता है बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन। और ये कौन कौन से होते हैं? वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। ये सब क्या होते हैं बेटा? आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन भी इंपॉर्टेंट है। इस इंडेफिनिट प्रोनाउन से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसको अब हम देखेंगे। इसको नोट करिए। हो गया? चलिए अब देखिए बेटा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपसे तीन तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह से पूछा जाता है बेटा? वो हम देखते हैं। देखिए बेटा, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका वन है, क्या है बेटा? वन है। और वन कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका वन है तो सेंटेंस के एंड में जो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं वो क्या होता है? वंस। मैं रिपीट करता हूं, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है तो सेंटेंस के एंड में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा वो क्या होगा? वंस होगा। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरीवन, समवन, एवरीवन, समवन, जो भी हमने एग्जांपल पढ़े हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी। यदि कोई व्यक्ति आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट दिया है और जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो सेंटेंस के एंड में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है वो क्या होता है? हिज या हर। आप हिज ही ले लो बस। तो क्या होता है बेटा? हिज होता है। और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई वस्तु है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो सेंटेंस के एंड में जो यूज होने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है बेटा? इट्स। यहां से बेटा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मैं रिपीट करता हूं, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको वन दिया है जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो एंड में आप क्या यूज करेंगे? वंस यूज करेंगे। यदि आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया है और वो इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी व्यक्ति को डिनोट करता है, जैसे एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, तो सेंटेंस के एंड में जो आप पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे वो हिज करेंगे। उससे बच्चे कहेंगे सर हर भी तो हो सकता है। बेटा हर हो सकता है, लेकिन अगर मुझे क्लियर हो जाए कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो लड़का है या लड़की है, तो इसलिए अगर लड़की है तो हर हो जाएगा, लड़का है तो हिज हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस में आपको क्लियर नहीं होता, तो सेंटेंस में क्लियर नहीं होता, इसलिए हम यहां पर हिज लगाएंगे। इसके बाद यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई वस्तु है जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो सेंटेंस के एंड में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा वो इट्स होगा। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। फिर इससे जुड़े हुए प्रश्न हम देखते हैं। हो गया? चलो अब देखो बेटा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। आपको सेंटेंस दिया गया है इस तरह से, वन मस्ट do his duty for the nation. For the nation. देखिए बेटा, जब हम सेंटेंस के एंड की बात करते हैं, बहुत से बच्चे कहेंगे सर सेंटेंस के एंड का क्या अर्थ है। बेटा जब हम सेंटेंस के एंड की बात करते हैं तो यहां पर सेंटेंस के एंड का मतलब है वर्ब के बाद वाला हिस्सा। बस आपको दिमाग में यह बात रखना है, जब भी मैं सेंटेंस के एंड की बात करूं तो वर्ब के बाद वाले हिस्से की बात कर रहा हूं। ठीक है? अब देखो बेटा, यहां पे वर्ब क्या दे रखी है मुझे? डू। ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा था, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है तो सेंटेंस के एंड में यूज होने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वंस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा?
बी, वेरी गुड, क्योंकि यहां पे हिज के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, वंस यूज करेंगे। सभी को क्लियर हुआ? सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वन, तो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज क्या होगा, वंस। कहां पे होगा, सेंटेंस के एंड में होगा। चलो एक सेंटेंस और देखो, एवरीवन मस्ट डू their duty assigned by the authorities. Everyone must do their duty assigned by the authorities. बताइए बेटा किस पार्ट में आएगा? वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको क्या दिया है, एवरीवन दिया है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज होगा, देयर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिज ड्यूटी। क्लियर है? करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी असाइन्ड बाय द अथॉरिटीज। एक सेंटेंस आप बताइए, everything will perform their jobs in a proper manner. Everything will perform their jobs in a proper manner. बताइए बेटा आंसर क्या होगा इसका, वेरी गुड, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, एवरीथिंग, तो थिंग है, तो थिंग के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट्स होगा, ना कि देयर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए था, एवरीथिंग विल परफॉर्म इट्स जॉब्स, यहां जॉब्स भी नहीं होगा बेटा, जॉब्स की जगह भी जॉब हो जाएगा, तो एवरीथिंग विल परफॉर्म इट्स जॉब इन अ प्रॉपर मैनर। क्लियर हुआ बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरी तरफ से आज इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच, इसको नोट करिए।